हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं और 21 फरवरी को जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है वो होने वाला आप लोग यानी कि साइंस, जिसको कहते हैं विज्ञान का। और चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग हो या फिर सेकंड सिटिंग पड़ा हो, तो आप लोग का बिल्कुल 21 फरवरी का साइंस का बिल्कुल आप लोगों को जितना भी हम सब्जेक्टिव बताएंगे बिल्कुल 100% पूरा का पूरा हूबहू यही वाला सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं 80 में 80 साइंस में 80 में 80 नंबर लाना, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे पूरा का पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। और आपको टोटल 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चों। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव कवर करवा दिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें जरूर से देख लीजिए, नीचे हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए सब्जेक्टिव कवर करेंगे इस वीडियो में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जितना सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उतना का ही जवाब देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए सब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है आपको लघु उत्तरीय में प्रश्न में कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्नों के लघु उत्तरीय में। ये फिजिक्स का है, यहाँ पे भौतिकी शास्त्र का। पहला देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो उसका उत्तर है, अवतल दर्पण का आकार इस तरह से का होता है कि यह प्रकाश की किरणें को एक ही बिंदु फोकस पर इकट्ठा कर देता है। हजामती दर्पण को इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह चेहरे के बालों की हर दिशा में विस्तार से झलक दिखने के लिए प्रयोग आता है और जिससे कहता हजामत बनाते समय बालों का स्पष्ट रूप से निरीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर 2 नंबर देखिए, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। तो यानी कि यह परिघटना आवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होती है। जब हम पानी में सिक्कों को देखते हैं तो प्रकाश पानी से बाहर और फिर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे सिक्का वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है। पानी और हवा के बीच कहता अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण वह प्रभाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। चलो तीसरा नंबर, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष वह स्थिति है जब आंखों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। इसके मुख्य 2 प्रकार है। कहता है मायोपिया नजदीक दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। और होता है हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। जैसे दूर दृष्टि दोष इसका अपोजिट होता है, इसका यानी कि डिफिनेशन जो होता है ना अपोजिट होता है हमेशा। चलिए चौथा नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पेरेशन ऑफ लाइट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सफेद प्रकाश विभिन्न रंगों में बट जाता है। जब सफेद प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच या पानी से गुजरता है तो इसके विभिन्न रंगों की लहरें अलग अलग ढंग से मोड़ती है और इस प्रकाश के कारण लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडो बैगनी एक स्पेक्ट्रम बनता है। यह प्रक्रिया कहता है रेनबो इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद क्या कहता है आपका, यानी कि दीर्घ उत्तरीय में 9 से लेकर 10 तक पूछेंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर देना 6 नंबर का है। जैसा मतलब कि किसी उत्तर लेंस की लेंस में सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ u v और एक अवशिष्ट मान है। ये सब्जेक्टिव बिल्कुल 100 बार यानी कि हर बार पूछे जाते हैं। 100% ये वाला आपका मतलब पूरा का पूरा होबो रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चित्र बना देना, ठीक है। जिस तरह से चित्र में एल, ठीक है, यहाँ पे लेंस दिखाता है और ए बी वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत स्थित ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए बनाता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और आवर्तित होता है। बिल्कुल इतना लिख देना। उसके बाद फिर आपको आगे लिखना है। ओ ए वस्तु की दूरी u, ओ ए बराबर प्रतिबिंब की दूरी u, मतलब ओ एफ वन, ओ एफ टू, एफ के लेंस फोकसांतर और त्रिभुज ए ओ बी पैरेलल त्रिभुज ए ओ बी, ए बी बटे ए बी और ओ ए बटे ओ बी और माइनस यू बटे वी, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है कि 2 में लिखना है कि त्रिभुज पी ओ एफ टू एरो त्रिभुज ए बी एफ टू एफ क्या होता है ओ पी बटे ए बी और ओ एफ टू बटे एफ टू ए। बिल्कुल ए बी बटे ए बी ओ एफ टू बटे ओ ए माइनस ओ एफ टू बराबर एफ बटे बी माइनस एफ। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 तो माइनस यू बटे वी वो एफ बटे वी एफ, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर यू वी एफ, ठीक है। चलिए अगले नंबर को अगले इसकी तरफ चलते हैं, डिफिनेशन की तरफ। वी एफ माइनस वी वी यू वी दोनों पक्षों में यू वी एफ में भाग देने पर प्राप्त फल है। बिल्कुल।
ठीक है। तो आपको उसके बाद आपको जो यानी कि फाइनल जो आपको साबित होगा, चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं या फिर आपको यू इतना साबित हुआ, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। देखिए आपको केमिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न में कितना क्वेश्चन पूछेंगे, 11 से लेकर 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक 2 अंक करके हैं। चलिए मैं 12 नंबर का सीधे पहले आपको आंसर दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसमें छेपी और उसमें शोषी अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देके समझाइए। उसमें छेपी अभिक्रिया यानी कि जगह एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आमतौर पर गर्मी बाहर निकालती है। उदाहरण के लिए जलने की अभिक्रिया, लकड़ी जलना, उसमें छेपी की अभिक्रिया जिसमें गर्मी बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आमतौर पर गर्मी अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए पानी का वाष्पीकरण और पानी का उबलना, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें गर्मी अवशोषित होती है। बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कहता है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा, वॉशिंग सोडा, एक रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। यह सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रो रूप में इसका उपयोग कपड़े धोने, जल शोधन आदि में किया जाता है। और बेकिंग सोडा का जो उपयोग किया था वो किसमें, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। यह सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पर बेकिंग सोडा खमीर के रूप में उपयोग किया जाता है। मुख्य अंत, धोबिया सोडा में पानी अणु जुड़े होते हैं जबकि बेकिंग सोडा में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करता है आपका कि जस्ता के 2 अयस्कों के नाम लिखे एवं सूत्र। तो उसका सीधे आपको उत्तर लिखना है कि जिंक ब्लेड एक अयस्क का, इसका सूत्र है कि ZnS, और क्या कहते हैं कैलामाइन, यानी कि कैलामाइन इसका सूत्र है ZnCO3। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको 17 नंबर क्वेश्चन करता है आपका कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देखिए। समजातीय श्रेणी यानी कि कहता है होमोजीनस मिक्सचर्स, यह मिश्रण होते हैं जिनसे सभी अवयव पूरी तरह से समान रूप से मिश्रित होते हैं और किसी भी भाग में भिन्न नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पानी में नमक घुलना, इस मिश्रण के नमक पूरी तरह से पानी में घुलकर एक समान घोल बनाता है। बिल्कुल। देखिए दीर्घ उत्तरी में 19 से 20 यानी कि एक प्रश्न के 2 प्रश्न पूछेंगे, एक का ही जवाब देना है जो कि 5 नंबर का है। ठीक है। तो कहता है मेंडलीफ का, कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आधारित भाषा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के उनके आणविक भार के आधार पर क्रमबद्ध करती है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु कहते संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करती है। बिल्कुल। देखिए कहता है अवधारणाएं, कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का पालन करते हुए कुछ तत्वों के स्थानों को छोड़ दिया जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ये छूटे हुए स्थान नहीं होते हैं, यह अधिक सटीक होते हैं। समस्या लिखना है आपको, क्या लिखना है समस्या में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को गुणों के आधार पर स्थानों को बदलने की आवश्यकता पड़ी, जिससे कुछ कहता है असंगतियां थी। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में यह समस्या हल हो गई है क्योंकि यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। बिल्कुल। चलिए चौथा नंबर की आवर्तता क्या है, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तता के सिद्धांत पर पालन किया गया, लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह सिद्धांत सटीक और स्पष्ट है। इसका प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का उनका आवर्तीय कहता है यानी कि पेरियोडिसिटी बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल। देखिए उसका आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में कहते 21 से 28 तक, जिनमें से लघुत्तरी में 4 प्रश्न के उत्तर देना। ठीक है, 2 अंक करके निर्धारित है। चलिए 21 नंबर का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दें। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस ये जैविक प्रक्रिया है। पादप और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करने अपने भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदल सकती है, यानी कि समीकरण CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा एरो C6H12O6 प्लस 6O2। बिल्कुल ये समीकरण है। बिल्कुल। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखिए। किण्वन यानी कि फेर्मिनेशन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट बैक्टीरिया ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन को तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें अल्कोहल कहता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जैसे समीकरण में आपको लिखना है C6H12O6 एरो 2C5HO प्लस 2CO। ठीक है, ग्लूकोज एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। 23 में देखिए जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। आपको देखिए जाइलम यानी कि यह पादप में उत्तक जो जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक प्रवाहित करते हैं और यह दिशा में ऊपर की ओर जल परिवहन करता है। फ्लोएम क्या था, फ्लोएम में यह पादप के उत्तक के 2 पत्तियों से अन्य भागों जैसे जड़ तना तक खाद्य पदार्थ मुख्यतः रूप से ग्लूकोज को कहता है परिवहन करते हैं। फ्लोएम एक कहता है परिवहन के द्विदाष्टमक होता है। बिल्कुल सही बात है। 25 नंबर का सीधा पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन ऐसे रासायनिक
रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि और विकास से नियंत्रित करते हैं। हार्मोन पादप के विभिन्न अंगों में छोटे मात्रा में उत्पन्न होते हैं और कोशिकाओं के विभाजन, वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं से प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन और कहता है एब्सिसिक एसिड। बिल्कुल हो जाएगा। चलो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। 29 से लेकर 30 तक, जिनमें से आपको एक प्रश्न के उत्तर देना। ठीक है, 5 अंक करके है। तीसरा कि मानव नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य को लिखे। ठीक है, नर जनन हार्मोन क्या है, यानी कि तो इसका लिखना है कि टेस्टोस्टेरोन यह हार्मोन पुरुषों के अंडकोश टेस्ट द्वारा उत्पादित होता है। यह पुरुषों के लक्षण जैसे दाढ़ी, मांसपेशियों का विकास और शुक्राणु निर्माण के नियंत्रित करता है। बिल्कुल। उसका लिखना है आपको कि कार्य पुरुष जननांगों के विकास, यौन व्यवहार प्रभावित करना और शुक्राणु उत्पादन करना, तो बढ़ावा देना। बिल्कुल। तो क्या मादा जनन हार्मोन की फीमेल क्या होता है आपको हार्मोन से कहता है एस्ट्रोजोन। यह हार्मोन महिलाओं के अंडाशय और द्वारा उत्पन्न किया था और यह महिलाओं के लक्षण जैसे स्तन विकास, मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था में नियंत्रित करता है। कार्य महिला जननांगों के विकास, स्तन विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना। क्या प्रोस्टेरोन यह हार्मोन भी अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। आपको उसका कार्य लिखना है। क्या लिखना है आपको, कहते कार्य गर्भावस्था के स्तर में स्थिर करना और गर्भधारण को कहता बनाए रखना। बिल्कुल। बस आपको इतना ही लिखना प्यारे बच्चे। उससे पहले बता प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखे, जाइए और देख लीजिए प्यारे बच्चे। बिल्कुल आपको 100% यही वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। और सभी सब्जेक्ट का देखना तो नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं अभी पूरा का पूरा एकदम टॉपर से नोट लेना, जिसको पार करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, तो आप इस नंबर पर जरूर से एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। नंबर नोट करें 9905032120। बहुत ही कम रुपए में दिया। तो प्यारे बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।